अब हमें एल्कीन का पढ़ना है। पहले हम एल्कीन की सारी चीज़ें जो हम एल्कीन्स के पढ़ के आए थे क्लास में, सेम वैसे ही हमको पढ़ना है। कैसे एल्कीन क्या होता है, उसमें बॉन्ड कैसे होते हैं, क्या नॉमेनक्लेचर है, वो सब चीज़ें देखेंगे। हमारा जो एल्कीन होता है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। इसमें एटलीस्ट 1 कार्बन डबल बॉन्ड होगा ही होगा। आपका जैसे यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन है कार्बन का, कार्बन कार्बन और यहाँ कार्बन, तो क्या होगा, आपको 2 कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड मिलेगा ही मिलेगा। देन ओनली आप क्या समझोगे, ये एल्कीन है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी और रिएक्टिविटी कंपैरेटिवली एल्कीन से डिफरेंट हो जाती हैं या अलग हो जाती हैं, ठीक है, समझ गए। अब इसका रूल है, आपको वहाँ क्या फॉर्मूला था, CnH2n+2, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, बस यही, इससे आपका फॉर्म हो जाएगा। आपको अगर एल्कीन फाइंड आउट करना है कितने कार्बन, अब ये CnH2n आपको पता है, जैसे हमारा CnH2n, तो n क्या है, नंबर है। अगर आपका पेंटेन ब्यूटेन है, पेंटेन में 5 मान के चलो फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ आपका C5 आ जाएगा, H2 × 5 हो जाएगा। देन क्या फॉर्म क्या फॉर्म होगा यहाँ पे आपका C5H10, ठीक है, ये फॉर्म हो जाएगा। इससे आप समझ जाओगे कि ये एल्कीन है हमारा। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज हमें देखनी है, बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई, नॉमेनक्लेचर जो IUPAC ने दिया था उसमें जो रूल्स रेगुलेशन थे उसके बेसिस पर हम नेमिंग करते हैं। आपको लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करना होगा, उसको आप पेरेंट चेन बोलोगे। प्रीफिक्स में जैसे हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं प्रीफिक्स में एल्केन्स में, वैसे ही सेम आपको प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा। ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ये सेम यूज करोगे। सुफिक्स आपका रिप्लेस हो जाता है ANE से ENE में, क्योंकि यहाँ पे ENE डिनोट कर रहा है डबल बॉन्ड को। ये डिनोट करेगा एक तरीके से प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। नंबरिंग होगा वो आपका सेम होगा चेन के हिसाब से। सब्सटीट्यूएंट्स अगर एल्केन है एज एन सब्सटीट्यूएंट या प्लेस कर रहे हो मेन चेन में, तो वो उसके हिसाब से आप नेम करोगे। देन फुल नेम कंस्ट्रक्शन होगा जिसमें आपका सब्सटीट्यूएंट नेम आ जाएगा, नंबर आएगा, देन आपका एल्कीन का बेस नेम आएगा, जैसे इथीन या प्रोपीन या ब्यूटीन, इस तरीके से आ जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मॉलिक्यूलर साइज और मास इंक्रीज होता है मोर कार्बन एटम्स के साथ, और जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर साइज होता है तो उस हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। बट क्या होता है, स्लाइटली कम रहता है इसका एल्केन से। अगर एल्केन से आप कंपेयर करोगे एल्कीन को तो वो थोड़ा अलग रहेगा। डेंसिटी बढ़ती है मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से, और साथ ही साथ ये इंडिकेट करता है कि एल्कीन जो है वो लाइटर है वाटर से। अगर आप वाटर से कंपेयर करोगे एल्कीन को, वो लाइटर है। सॉल्युबल क्या है, ये पोलर सॉल्वेंट में नहीं डिसॉल्व होता, बट आपका जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है वहां पर ये डिसॉल्व हो जाता है, आपको देखने को मिलेगा। सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, आप ऐसा समझो पोलर नहीं है, ये पोलर में नहीं होगा। हेक्सेन बेंजीन में इजीली डिसॉल्व हो सकता है जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है हमारे। रिएक्टिविटी आपको प्रेजेंस है, इसमें डबल बॉन्ड है, तो उसकी वजह से हमारा जो लाइक एल्कीन है, एल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव होगा एल्केन के कंपैरिजन में। एडिशन में जैसे वो होता है ना, घर में भाई बहन होते हैं, एक की जो शरारतें हैं वो अलग लेवल की होती हैं, एक की थोड़ी कम होती हैं, वैसे ही एल्केन के हिसाब से एल्कीन की थोड़ी सी ज़्यादा है। एडिशन रिएक्शन होगा, वहाँ पे आपके जो डबल बॉन्ड है वो खुल के क्या होगा, वहाँ पे एटम ऐड होता है, ग्रुप ऐसे आते हैं, जैसे आपका हाइड्रोजनेशन है, हेलोजनेशन, हाइड्रेशन या हाइड्रोहेलोजनेशन प्रोसेस है, तो आपको वहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज में एडिशन रिएक्शन देखने को मिलेगा। फिर पॉलीमराइजेशन है, तो एल्कीन्स जो है वो लिंक करेगा एक लॉन्ग चेन के साथ, ठीक है, हमेशा आपको देखने को मिलेगा थोड़ा सा लॉन्ग चेन के साथ लिंक हो जाएगा, या एल्कीन लिंक हो जाता है लॉन्ग चेन में या पॉलीमर्स में, तो रिएक्शन जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लॉइट हो जाता है प्रोडक्शन के टाइम पे। बहुत सारे कमर्शियल जो हमारे पॉलीमर्स है ना, उस टाइम आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। एप्लीकेशन जो है, आप एल्कीन्स को प्लास्टिक प्रोडक्शन में, ऑर्गेनिक सिंथेसिस, डिटर्जेंट, फ्यूल, सिंथेटिक रबर, यहाँ पे एल्कीन्स आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर अब आपको एल्कीन्स का प्रिपरेशन मेथड्स और केमिकल रिएक्शन देखना है, तो कैसे एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, तो क्या होगा, हमारा जो एल्कीन है उसमें हमारे कार्बन्स के बीच में एटलीस्ट 1 कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलता है, जो एक तरीके से ऑर्गेनिक सिंथेसिस और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आपको लाइक एक एसेंशियल रोल प्ले करेगा या बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा।
तो जो उसकी रिएक्टिविटी होती है वो होती है उसकी डबल बॉन्ड की वजह से, जहाँ पे वो उसको अलाउ करता है कि तुम जाकर बहुत बड़ा जाके वाइड रेंज केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वो होता है ना कि भाई तुम कुछ भी मज़े मारो दंगा करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वाला हिसाब है। अब प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, आपको डीहाइड्रोहेलोजनेशन करना है एल्काइल हैलाइड का। तो आप क्या करोगे, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन एटम है और आपका हेलोजन एटम्स है वो रिमूव्ड हो जाता है या उसको रिमूव कर दिया जाता है एल्काइल हैलाइड से एक स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में। अगर जैसे आपका एलिमिनेशन रिएक्शन है, हमारा डीहाइड्रोहेलोजनेशन एक एलिमिनेशन रिएक्शन है जहां पे हाइड्रोजन एटम और हेलोजन एटम को रिमूव कर दिया जाता है एल्काइल हैलाइड से एक स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में। फॉर एग्जाम्पल आपका डीहाइड्रोहेलोजनेशन में 2 क्लोरोप्रोपेन है, तो वो कैसे रिड्यूस होके क्या एलिमिनेट होके क्या फॉर्म होगा, प्रोपीन फॉर्म होगा। अब हमारा डिहाइड्रेशन हो रहा है अल्कोहल्स का, तो अल्कोहल में क्या होता है, एसिड कैटलिस्ट रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। वहाँ पे जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है उसको रिमूव किया गया है अल्कोहल से, वाटर को रिमूव किया गया है कहाँ से, अल्कोहल से। तो उसके लिए हमें टिपिकली या स्पेशली एसिड कैटलिस्ट चाहिए, जैसे हमारा सल्फ्यूरिक या फॉस्फ्यूरिक एसिड उसमें इन्वॉल्व होगा। तो इथेनॉल है, इथेनॉल रिड्यूस होके या डिहाइड्रेशन के टाइम पे क्या फॉर्म करेगा, ईथीन फॉर्म करता है। कैटालिटिक क्रैकिंग होती है एल्केन्स की, तो जो लार्ज एल्केन्स मॉलिक्यूल होते हैं वो छोटे छोटे एल्केन्स और एल्कीन्स में टूट जाते हैं, वो थोड़े थोड़े ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो वहाँ पे हम कैटलिस्ट को यूज़ करेंगे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर। जब आपका कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के टाइम पर लार्ज एल्केन मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेगा एल्केन और एल्कीन में। फॉर एग्जाम्पल आपके हेक्सेन का क्रैकिंग हो रहा है, तो जिससे क्या बनेगा, ईथीन और ईथेन बनेगा। आपका कोई भी बहुत बड़ा एल्केन है, एक हेक्सेन ले लो, हेप्टेन ले लो, ये सारी चीज़ें हैं। तो जब ये ब्रेक डाउन होगा ना तो 2 ही चीज़ों में बनेगा, या तो एल्केन बनेगा और एल्कीन, दोनों चीज़ें बन जाएंगी। विटिंग रिएक्शन है जहाँ पे एल्कीन प्रिपेयर किया जाता है एल्डिहाइड से और कीटोन से, किसको यूज़ करके, फॉस्फोनियम यील्ड को यूज़ करके। तो उससे आपको एल्कीन और फॉस्फाइन ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, ये विटिंग रिएक्शन है। आपको इसकी रिएक्शन याद करनी है कि एल्कीन को हम प्रिपेयर कर सकते हैं कैसे, एल्डिहाइड या कीटोन से। अगर एल्डिहाइड में हम फॉस्फोनियम यील्ड यूज करेंगे तो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। अगर हम वहाँ पे कीटोन्स का यूज करते हैं फॉस्फाइन ऑक्साइड का होता है। तो 1 बाय 1 आपको विटिंग रिएक्शन या ये हमारी प्रिपरेशन है एल्कीन की। अब केमिकल रिएक्शन होना चाहिए, जैसे एक तरीके से केमिकल रिएक्शन भी होगा कुछ ना कुछ एल्कीन का, वो खाली हाथ तो बैठेगा नहीं, कुछ तो करेगा ना। अब हाइड्रोजनेशन है, यहाँ पे हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा मेटल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, जिससे कि एल्केन्स फॉर्म हो सकता है। हमारा एल्कीन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन गैस से मेटल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में टू फॉर्म एल्केन्स। हाइड्रोजनेशन है, जैसे ईथीन है तो ईथीन का फॉर्मेशन होगा हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में। अब क्या फॉर्म हो जाएगा, ईथेन फॉर्म होगा। हेलोजनेशन है, वहाँ पे हेलोजेंस जो हैं एल्कीन हमारा रिएक्ट करेगा कुछ हेलोजेंस के साथ और बनाएगा डाई हेलो एल्केन्स। एट द एंड ये क्या फॉर्म कर रहा है, एल्केन्स फॉर्म कर रहा है। इसमें दोनों में क्या फॉर्म होगा, एल्केन्स का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। हाइड्रेशन में एल्कीन हमारा वाटर से रिएक्ट करेगा किसी भी एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, जिससे कि अल्कोहल बन सके। जैसे हमारा ईथीन है, उसका हाइड्रेशन कर दोगे तो आपको एथेनॉल मिलेगा। ये हमारा हाइड्रोहेलोजनेशन है, तो उसमें हेलोजनेशन में एल्कीन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन हैलाइड से कि हेलो एल्केन्स बन सकें। अगर कभी भी हेलो एल्केन्स फॉर्म होना है तो उसमें एल्कीन को रिएक्ट करना पड़ेगा हाइड्रोजन हैलाइड से। अब उसमें जैसे आप फॉर एग्जांपल ले लो, आप हाइड्रोजन ब्रोमाइड को ऐड कर दो प्रोपीन में। प्रोपीन जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ एक्ट करेगा या उसके साथ एडिशन होगा उसका, तो वो 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाएगा। क्या बनाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ओजोनोलाइसिस है, ये सारे हमारे केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं। अगर हमारा एल्कीन रिएक्ट करता है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ से तो क्या फॉर्म होगा, अगर हमारा एल्कीन ओजोन से रिएक्ट करेगा तो ओजोनाइड बनाएगा। एल्कीन और ओजोन जब रिएक्ट करते हैं तो ओजोनाइड बनाते हैं, वो फर्दर रिड्यूस होके कार्बोनिल कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, या वो क्या बन जाते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब ओजोनोलाइसिस में ये होता है, हमारा जो ईथीन है, ईथीन क्या फॉर्म करता है, फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्म करेगा।
ठीक है, ये सारा था कि केमिकल रिएक्शन जो हो रही है एल्कीन की, या एल्कीन किस तरीके से रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म करेगा। स्टेबिलिटी है आपका, एल्कीन्स है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग स्टेबिलिटी, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एल्कीन की स्टेबिलिटी डगमगा जाती है, खराब हो सकती है या बढ़ सकती है, दोनों ही चीज़ें। अगर फॉर एग्जाम्पल आप कभी किसी से इन्फ्लुएंस होते हो तो एज सच ये नहीं है कि हमेशा आप नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो, आप किसी से पॉजिटिवली भी इन्फ्लुएंस हो सकते हो। ये तो पता है, अब कोई सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है, अच्छे तरीके से यूज़ कर रहा है तो वो और ज़्यादा बेटर इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है। अगर वो नेगेटिवली यूज़ कर रहा है तो वो डिपेंड करता है कि यूसेज क्या है। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट है, जैसे डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। अगर आपका एल्कीन स्टेबलाइज्ड है, ठीक है, अब किसकी प्रेजेंस में, एल्काइल ग्रुप की प्रेजेंस में जब हम उसको अटैच करते हैं, जब जिसमें हमारा कार्बन एटम इन्वॉल्व होता है डबल बॉन्ड में, तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि वहाँ पे एक स्टेबलाइजेशन है, स्टेबलाइज्ड है। अब ज़्यादा से ज़्यादा जब एल्काइल ग्रुप अटैच होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, एल्काइल ग्रुप जब डबल बॉन्ड से अटैच होता है तो वो एक ज़्यादा स्टेबल एल्कीन फॉर्म करेगा, और एल्काइल ग्रुप स्टेबलाइज कर देगा डबल बॉन्ड को हाइपर कंजुगेशन के थ्रू और इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू। इन दो इफेक्ट के थ्रू क्या होगा, स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगा। अगर अब यहाँ सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट देखोगे ना, जब एल्काइल ग्रुप अटैच होता है तो उससे क्या होता है, उससे स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, वो ज़्यादा स्टेबल आपको देखने को मिलेगा। अब आप कैटेगराइज करोगे नंबर्स के बेस पे एल्काइल ग्रुप कितना अटैच हो रहा है। अगर मोनो है, एक एल्काइल ग्रुप अटैच हुआ है या दो एल्काइल ग्रुप अटैच हुए हैं, तो उस हिसाब से क्या होता है, उसकी स्टेबिलिटी चेंज होती रहती है। जैसे टेट्रा सब्स्टिट्यूट की वो ज़्यादा होगी, ट्राई की उससे कम होगी, डाई, इस तरीके से चलेगा। आपके आइसोमर्स आ जाते हैं, ट्रांस और सिस। ट्रांस और सिस में ये हो जाएगा जो आपका एल्कीन्स है उसका डिफरेंट ग्रुप अटैच होगा कार्बन के हिसाब से। आप ऐसे देखोगे, अगर जैसे ये हमारा डबल बॉन्ड है तो ये आपको अटैचमेंट देखने को मिलेगी। तो डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा हमारा सिस में सेम होगा, ठीक है, और ट्रांस में हमारा ऑपोजिट साइड आपको आइसोमर्स एक तरीके से ग्रुप्स अटैच देखने को मिलेंगे कार्बन से। कि आप ऐसा सोचो, ये हमारा सी कार्बन कार्बन है, ये ऐसे अटैच हो जाएंगे। अब सिस में क्या है, सेम है, यहाँ हमारा मिथाइल ग्रुप है, यहाँ मिथाइल ग्रुप है, ऐसे अटैच हो गया। यहाँ पे ये ऐसे मान के C2H5 C2H5 ऐसे मान के चलो, ये आपका सिस मान लो फॉर एग्जांपल। अब यहीं पे डबल बॉन्ड है, ये ट्रांस है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है तो यहाँ अपोजिट अटैच हो जाएंगे ये। तो ये डिफरेंट प्लेस पे आपको देखने को मिलेंगे, यही ट्रांस एंड सिस आइसोमर्स है, ठीक है। ये था हमारा ट्रांस वर्सेस सिस। देन कॉन्जुगेशन की बात करें तो वहाँ पे एल्कीन्स की स्टेबिलिटी बढ़ती है जब डबल बॉन्ड हमारा प्रेजेंट होता है, वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है। रिंग स्टेन है साइक्लो एल्कीन्स में, तो जो स्मॉल रिंग्स होती हैं जैसे साइक्लोप्रोपीन है, साइक्लोब्यूटीन है, वो कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होती हैं, क्योंकि जो रिंग स्टेन है फ्रॉम बॉन्ड एंगल की अगर बात करें तो वो डिस्टॉर्शन में है, या आप उसको बोल सकते हो टॉरेंशनल स्ट्रेन है। मीडियम रिंग साइज में उसको ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी अगर वो एक तरीके से कन्फर्मेशंस अडॉप्ट करता है मिनिमाइज स्ट्रेन के साथ। लार्ज रिंग्स में लिटिल, अगर आप देखोगे थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज़्यादा रिंग स्ट्रेन या नो रिंग स्ट्रेन होता है, उसमें वो लेस स्टेबल है मीडियम से। अगर आप मीडियम से कंपेयर करोगे ना, ऐसा आपका ऐसा है कि उसकी स्टेबिलिटी कम है मीडियम से, और मीडियम से भी स्टेबिलिटी कम है लार्ज की, इस तरीके से, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स है, इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट्स जो होता है वो या तो स्टेबलाइज करेगा एल्कीन को या डीस्टेबलाइज करेगा। वही बात है, सोशल मीडिया या तो आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है पॉजिटिवली, या आपको लाइक आप सोचो सोशल मीडिया आपको मोटिवेट कर सकता है या डीमोटिवेट कर सकता है। तो यहीं पे जो अगर आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड्स हैं या सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो या तो एल्कीन्स को स्टेबलाइज करेगा या डीस्टेबलाइज करेगा। वो डिपेंड करता है कि पोजीशन रिलेटिव है डबल बॉन्ड से या नहीं, जिसकी वजह से वो एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आएगा। अब जैसे आपका इंडक्टिव इफेक्ट है, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स जो हैं वो विड्रॉ कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, या आप ऐसे समझो उसमें से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे विड्रॉ हो जाएगी सिग्मा बॉन्ड्स का, तो वहां पे स्टेबलाइजिंग या डीस्टेबलाइजेशन हो सकता है एल्कीन का। रेजोनेंस इफेक्ट में ये
सॉरी रेजोनेंस इफेक्ट में जो सब्स्टिट्यूएंट्स होता है वो केपेबल है रेजोनेंस के लिए, कि रेजोनेंस से वो डोनेट या विड्रॉ कर सकता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, जिससे फर्दर स्टेबिलिटी एल्केन की इन्फ्लुएंस होती है। तो ये दो इफेक्ट है, अगर आप याद रखना चाहो इसको याद रखना। अब देन इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, देखो काम वही सेम होने वाला है, कुछ इसमें अलग नहीं है, बट हम इसमें डबल बॉन्ड के हिसाब से देखते हैं। कार्बन आटम जो पार्टिसिपेट करता है वहाँ पे वो डबल बॉन्ड होता है, उसमें डबल बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये की कॉन्सेप्ट है, अगर हमें समझना है ज्योमेट्रिकली या फिर रिएक्टिविटी इस मॉलिक्यूल की, तो सबसे पहले जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस है, सबसे पहले उसमें फॉर्मेशन होगा। एक आपका s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल होंगे, जहां पे कार्बन एटम हाइब्रिडाइज होके फॉर्म करेगा 3 sp2 ऑर्बिटल्स। ठीक है, यहाँ 3 sp2 ऑर्बिटल्स फॉर्म हो रहे हैं। ज्योमेट्री की बात करें, जो आपका sp2 ऑर्बिटल है वो अरेंज करेगा एक ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में, जो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है उसमें अरेंज हो जाएगा, किसके अराउंड, कार्बन एटम के अराउंड, जहाँ पे उसकी जो एंगल है वो 120 डिग्री एंगल होगा उनके बीच में। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री की अगर बात करें तो उनके बीच का एंगल या बॉन्ड एंगल आप मान के चलो 120 डिग्री हो जाएगा। सिग्मा बॉन्ड की अगर बात करते हैं तो हर कार्बन एटम 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा sp2 ऑर्बिटल को यूज करके, जिसमें हमारे 2 एडजेसेंट कार्बन और हाइड्रोजन एटम आते हैं और 1 विद कार्बन एटम आएगा, जो क्या करेगा, वो डबल बॉन्ड शेयर करेगा। इस तरीके से जो आपके 2 एडजेसेंट आ जाएंगे वो अलग हो जाएंगे और यहाँ पे जो होगा ये डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे हमारे 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, किसको यूज करके, sp2 ऑर्बिटल्स को यूज करके। अब पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। अब पाई बॉन्ड में अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल रहता है, जहाँ पे p ऑर्बिटल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, वो इन्वॉल्व नहीं होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, साथ ही साथ वो परपेंडिकुलर रहता है प्लेन के। आपने जो हमने ज्योमेट्री के बेसिस पे देखा ना, वो प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा हमारे sp2 ऑर्बिटल का। और जैसे ही डबल बॉन्ड होगा, जो हमारी एल्कीन्स के बीच में डबल बॉन्ड है उसमें 1 सिग्मा बॉन्ड लगा हुआ है, जैसे जैसे आपका ओवरलैप किया sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो वहाँ पे 1 पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। साइड टू साइड ओवरलैप होगा हाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल, तो ऐसे आपके जो डबल बॉन्ड कंपोजिशन है उसमें एक आपका सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा और वहीं साथ में आपका पाई बॉन्ड देखने को आपको मिलेगा। इथीन एग्जाम्पल ले लो, इथीन में बोथ कार्बन एटम जो इथीन में रहेंगे वहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, बॉन्डिंग है, हर कार्बन फॉर्म करेगा 2 सिग्मा बॉन्ड को, जहाँ पे हाइड्रोजन एटम है वहीं पे 1 सिग्मा बॉन्ड है। एक देखो 2 सिग्मा बॉन्ड है हाइड्रोजन एटम में, एक सिग्मा बॉन्ड है कार्बन के साथ, दूसरे कार्बन के साथ, और एक जो पाई बॉन्ड हो रहा है ना वो कार्बन एटम्स के बीच में है। ठीक है, ऐसे समझो जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में फॉर्म हो रहा है सिग्मा बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो है पाई बॉन्ड। अब जिस तरीके से आप देखोगे इसमें ओवरलैप होगा अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल का, जो अनहाइब्रिडाइज्ड है ना उसका ओवरलैप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन और थोड़ा सा डीपली, या जैसे मैंने आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया था वैसे पढ़ना है तो आप कमेंट में लाइक वहाँ लिख सकते हो, बता सकते हो कि किस तरीके से आपको और पढ़ना है, इसके बारे में जानना है, देन हम इसके रिगार्डिंग अलग से एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना देंगे। ठीक है, बना सकते हैं उसको बढ़ाने के लिए। और देन E1 एंड E2 रिएक्शन पर आते हैं। E1 E2 रिएक्शन में किस तरीके से होगा, ये हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं उनको रिमूव किया जाता है एक मॉलिक्यूल से। जब मॉलिक्यूल से आप उनको रिमूव करोगे तो वहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये समझ जाओ, E1 E2 रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन है, इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा। अब इसमें क्या है, अगर हमारा कोई भी मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल से हम किसी भी एलिमेंट को रिमूव करते हैं, आपके एलिमेंट से कोई भी रिमूव हुआ है मॉलिक्यूल से एलिमेंट, तो क्या होगा, वहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देन हम E1 रिएक्शन E2 रिएक्शन 1 बाय 1 पढ़ेंगे, किस तरीके से उसका मैकेनिज्म और एग्जाम्पल है।
बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है। अगर बात करें जैसे हमारा E1 रिएक्शन है जिसको हम यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन भी कह सकते हैं। अगर कल आपके एग्जाम में अगर आता है यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन तो आप E1 रिएक्शन ही लिख कर आना, ठीक है। बस ये याद रखना E1 को हम और क्या बोलते हैं। इसमें 2 प्रोसेस होते हैं, 2 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहले कार्बोकेशन होगा, आपका जो ग्रुप है वो लीव करके कार्बोकेशन बनाएगा, ठीक है। क्या फॉर्म करेगा? कार्बोकेशन। अब प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा, एब्स्ट्रैक्ट होने की वजह से वहां पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आपका बेस एब्स्ट्रैक्ट है जिसमें हमारा एक प्रोटॉन है, उसको कार्बन एटम लाइक एक प्रोटॉन फ्रॉम अ कार्बन एटम से जो लाइक प्रोटॉन है उसको एब्स्ट्रैक्ट किया जाएगा, बेस एब्स्ट्रैक्ट। वहाँ पे एडजेसेंट जो था कार्बोकेशन के, उसकी वजह से एक डबल बॉन्ड फॉर्म होने वाला था, वो फॉर्म हो जाएगा वहाँ पे। एग्जाम्पल में जैसे हमारा डिहाइड्रेशन है, जैसे मिथाइल 2 ब्यूटानॉल है, तो पहले स्टेप में प्रोटोनेशन होगा एल्कोहल का, ठीक है। वहाँ पे एल्कोहल का प्रोटोनेशन हुआ तो वहाँ पे गुड लीविंग ग्रुप जो था वो टर्न हो जाएगा किसमें? वाटर में, ठीक है। द लॉस ऑफ वाटर, जैसे वाटर लीव किया, जहाँ पे वाटर लॉस हो रहा है तो वहाँ पे टर्शरी कार्बोकेशन फॉर्म होगा। हमारा क्या फॉर्म हो रहा है? वाटर लॉस की वजह से टर्शरी कार्बोकेशन, और एक जो बेस एब्स्ट्रैक्ट है प्रोटॉन का वो फॉर्म करेगा हमारा 2 मिथाइल। ये ब्यूटानॉल से ना हम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अपना एल्कीन को, मतलब ब्यूटानॉल से ब्यूटीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें बेस एब्स्ट्रैक्ट एक प्रोटॉन था, उसकी वजह से 2 मिथाइल ब्यूटीन फॉर्म होगा, वहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन जाएगा। अब क्या फैक्टर्स हैं? जैसे कार्बोकेशन हुआ, उसकी वजह से स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। कार्बोकेशन से वो जो कंपाउंड है हमारा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा और वो फेवर करेगा हमारे E1 रिएक्शन को। देन लीविंग ग्रुप से जो ग्रुप लीव करने वाला है उससे फैसिलिटेट होगा कार्बोकेशन का फॉर्मेशन। साथ ही साथ जैसे हमारा ये सॉल्वेंट है, जैसे ये पोलर सॉल्वेंट स्टेबलाइज करता है कार्बोकेशन को और हेल्प आउट करता है एज ए लीव करने के लिए ग्रुप को। टेम्परेचर पे हायर टेम्परेचर फेवर करेगा, उसकी वजह से एक एनर्जी भी आएगी और फिर वो कार्बोकेशन की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं E1 रिएक्शन को। अब आता है हमारा E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन में हमें क्या पढ़ना है? हमारा बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। हमें जानना है, हमें ये चीज पता होनी चाहिए, हमारा E1 में 2 स्टेप्स होते हैं, जहाँ पे हमने 2 स्टेप्स में क्या देखा था? कार्बोकेशन होता है और बेस एब्स्ट्रैक्ट होता है प्रोटॉन का, ठीक है, करेक्ट। अब E2 रिएक्शन में सिर्फ एक ही स्टेप है जहाँ पे ग्रुप को लीव करना पड़ेगा, जो लीविंग ग्रुप है वो एलिमिनेट हो जाएगा। और साथ ही साथ एक साथ देखो, बाई मॉलिक्यूलर आप एलिमिनेशन समझो 2 चीजें 2 एट अ टाइम, ठीक है। ये एट है, E8 नहीं है, एट अ टाइम हो जाएगा। और वहां पे क्या हो रहा था? 1 by 1 प्रोसेस में हमारा लिविंग ग्रुप एलिमिनेट होगा, फिर प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ होना शुरू होगा। हमारा स्ट्रॉन्ग बेस एब्स्ट्रैक्ट है जिसमें हमारा जैसे बीटा हाइड्रोजन है, तो वहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड बनाएंगे जहां पे हमारा लिविंग ग्रुप इजेक्ट होने वाला है। इस प्रोसेस को हम बाई मॉलिक्यूलर बोलते हैं। एक साथ ही साथ का जो रेट डिपेंड करता है वो बोथ एब्स्ट्रैक्ट और बेस कंसंट्रेशन दोनों पे डिपेंड करेगा। फिर रिएक्शन साथ ही साथ फॉलो करेगा एंटी पेरीप्लानर ज्योमेट्री को, जो एंटी पेरीप्लानर हमारी ज्योमेट्री थी उसको फॉलो करेगा, जहां पे हमारा हाइड्रोजन और लीविंग ग्रुप जो अपोजिट साइड पे आपको देखने को मिलेंगे, बट क्या है, दोनों को ही लीव आउट करना है। अब फॉर एग्जाम्पल 1 ब्रोमोप्रोपेन एंड हाइड्रोक्साइड आयन रिएक्शन, हाइड्रोक्साइड आयन रिएक्शन है। ये दोनों रिएक्शन में क्या होगा? हमारा जो हाइड्रोक्साइड एब्स्ट्रैक्ट है जैसे बीटा हाइड्रोजन है वो फॉर्म करेगा प्रोपीन को, ठीक है, फॉर्मिंग प्रोपेन, ब्रोमाइड एंड वाटर। देख रहे हो ये प्रोपेन से क्या क्या चीजें फॉर्म हो गई हैं? हमारी प्रोपीन फॉर्म होगा, ब्रोमाइड फॉर्म होगा और वाटर फॉर्म हो जाएगा। तो ये हमारी E2 रिएक्शन थी जो साइमल्टेनियसली दोनों काम एक साथ करती है। अब हमारा है E1 E2 रिएक्शन जिसमें हमें क्या पढ़ना है? काइनेटिक्स, रिएक्टिविटी, कार्बोकेशन रीअरेंजमेंट, सिटीज ऑफ रूल, एविडेंस।
अब जैसे सेटिज़ेफ्स रूल है वो भी चीज़ें हमें देखनी है। काइनेटिक्स हमें E1 E2 रिएक्शन एक बार समझ आ गया ना, तो हमें बस काइनेटिक्स में पढ़ना है कि कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब आपका जो E1 रिएक्शन होता है वो फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स को, या फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, जिसमें रेट डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। जो रेट है किस उससे वर्क करेगा ना, वो क्या कंसंट्रेशन है हमारे सबस्ट्रेट का, उससे आपको पता चलेगा। अब जो रेट है वो एक तरीके से डिटरमाइन कर सकते हो जिसमें हमारा कार्बोकेशन का फॉर्मेशन है, साथ ही साथ उसमें बेस इन्वॉल्व नहीं है। ये हमारा E1 रिएक्शन है। E2 रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, जहाँ पे रेट दोनों पे डिपेंड है, सबस्ट्रेट पर भी और बेस पर भी। ये ध्यान रखना, ये दोनों पे डिपेंड रहता है, सबस्ट्रेट पे भी बेस पर भी। अब रिएक्शन को आप अगर कंसर्टेड देखोगे, रिएक्शन हमारा कंसर्टेड है जहाँ पे हमारा बेस है वो एब्स्ट्रैक्टिंग अ प्रोटोन, और साथ ही साथ जब लीविंग ग्रुप डिपार्ट करता है, एब्स्ट्रैक्ट होना है, दोनों साथ होना है, साइमल्टेनियस प्रोसेस है ना हमारा E2 रिएक्शन का। तो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, दोनों पे डिपेंड करेगा और इस तरीके से उसका काइनेटिक्स वर्क करता है। देन आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखनी है कि किस तरीके से रिएक्ट करेगा। रिएक्टिविटी जो है आपका, जो टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी ये सब चीज़ों के बारे में, जो हमारा टर्शरी एल्काइल होगा ना वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल कार्बोकेशन फॉर्म हो रहा है। ये क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है जस्ट बिकॉज यहाँ पे ये ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेशन फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है या कर चुका है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी, इसको स्टेबल कार्बोकेशन मिल गया है। ठीक है, अब आपका रिएक्टिविटी अगर देखा जाए वहाँ पे E2 में, तो आपका जो टर्शरी लाइक एल्काइल हैलाइड है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, बट अगर देखोगे आप प्राइमरी और सेकेंडरी हैलाइड को तो वो लेस सिग्निफिकेंट है अगर कंपेयर करोगे E1 रिएक्शन में। E1 रिएक्शन के हिसाब से ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, बट हाँ आप कह सकते हो जो हमारा टर्शरी हैलाइड एल्काइल हैलाइड है, सॉरी, तो जो ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा रिएक्टिव, वो हमारा अगर कंपेयर किया जाए E1 रिएक्शन से तो कम ही देखने को मिलेगा। कार्बोकेशन की लाइक रीअरेंजमेंट किस तरीके से हुई है, आपका जो कार्बोकेशन रीअरेंजमेंट है वहाँ पे हाइड्राइड और एल्काइल शिफ्ट होता है, वो बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से आपको एक ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट या कभी कभी ऐसा होता है हमें अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, एक ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब जैसे हमारा E2 रिएक्शन है, वहाँ पे कोई कार्बोकेशन इंटरमीडिएट नहीं है, तो वहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा ही नहीं। तो जो अगर कोई पूछे आपसे कि कार्बोकेशन रीअरेंजमेंट कहाँ होता है, तो आप आंखें बंद करके E1 लिख सकते हो, और हमारे E2 में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती। अब सिटजेफ्स रूल है या ज़ेटज़ेफ्स रूल एंड ओरिएंटेशन मान के चलो, इन दोनों में क्या होता है, जहाँ पे जो आपका सब्स्टिट्यूटेड या स्टेबल एल्कलीन है एल्कीन है, वही आपका मेजर प्रोडक्ट है। जो हमारा कौन सा मेजर प्रोडक्ट है, अगर आप इस रूल को फॉलो करते हो, दोनों ही रिएक्शन में हमारा जो सब्स्टिट्यूटेड या आप ये बोल लो स्टेबल एल्कीन जो है वो हमारा क्या है, मेजर प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। E1 की वजह से या E1 रिएक्शन में आपको थोड़ा सा डिविएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेशन का रीअरेंजमेंट चलता रहता है। वाइल आप अगर देखोगे E2 में, तो वहाँ पे अगर ये रूल जो फॉलो करता है उसको स्ट्रिक्टली देखा, तो वहाँ पे कंसर्टेड मैकेनिज्म की वजह से आपको डिविएशन नहीं देखने को मिलती है सच। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिल सकता है बट नॉट प्रॉपरली। तो E1 में डिविएशन देखने को मिलेगी क्योंकि रीअरेंजमेंट हो रहा है। अब एविडेंस क्या है, क्या सबूत है आपके पास, कैसे कह सकते हो ये? ठीक है, एविडेंस की अगर हम बात करें, काइनेटिक स्टडी में हमारा E1 इज फर्स्ट ऑर्डर, E2 इज सेकंड ऑर्डर। ठीक है, इनके नाम से ही याद रख लो, E1 है तो फर्स्ट है, E2 है तो सेकंड है। स्टीरियो केमिस्ट्री की अगर बात करें तो हमारा जो E2 है ना, उसमें एंटी पेरीप्लेनर रीअरेंजमेंट होती है, या आप ऐसे समझो एंटी पेरीप्लेनर अरेंजमेंट है। किसके बीच में? लीविंग ग्रुप के बीच में और प्रोटॉन बीइंग एब्स्ट्रैक्टेड के बीच में, दोनों के बीच में हमारा जो लीविंग ग्रुप है और साथ ही साथ जो हमारा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्टेड है, उनके बीच में एक तरीके से एंटी प्लेनर, या आप बोलो ज्योमेट्री के हिसाब से अगर बात करें, एंटी प्लेनर
थोड़ा सा इनके बीच में अरेंजमेंट्स हैं। कार्बोकेशन रीअरेंजमेंट में ये एविडेंस प्रोवाइड करता है E1 मैकेनिज्म, बट नहीं करता E2 में। कार्बोकेशन अगर देखा जाए एविडेंस उसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप कंपैरिजन करते हो E1 E2 का, तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये टेबल है। करेक्ट, समझ गए कैसे हमें पढ़ना है, क्या देखना है यहाँ पे। ये हमारे सारे लाइक मैकेनिज्म, काइनेटिक्स, ये सारे हैं, तो ये सारे हमारे क्या आ जाएंगे, हमारे कंपैरिजन टेबल को आप टिप्स पे कर लोगे तो E1 E2 रिएक्शन को पढ़ना नहीं पड़ेगा दोबारा से। ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो E1 E2 रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं? जैसे सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले ये तो नॉर्मल सी बात है, हमारा जैसा सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर होगा उस हिसाब से लाइक स्टेबिलिटी या उन रिएक्शंस में इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे आपका टर्शरी एल्काइल हैलाइड है, वो स्टेबल है कार्बोकेशन की वजह से, तो क्या फॉर्म होता है एक हमारा E1 रिएक्शन में। रिएक्शन के टाइम पर ही वो स्टेबिलिटी फॉर्म होती है। E1 हमारा जो रिएक्शन है, जैसे उसमें कार्बोकेशन है, कार्बोकेशन से वो टर्शरी एल्काइल हैलाइड प्रेफर करेगा, या एक तरीके से उसमें जो हमारा सबस्ट्रेट है वो है, और आपको क्या देखने को मिलेगा, स्टेबल बनेगा, स्टेबल कार्बोकेशन होगी इस रिएक्शन के टाइम पे। E2 में थोड़ा सा वैरायटी ऑफ सबस्ट्रेट है, जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है सबस्ट्रेट की, तो वो एंटी पेरीप्लानर ज्योमेट्री को फॉलो करता है, जिसकी वजह से क्या मिलेगा आपको, एक इफेक्टिव प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। अब लीविंग ग्रुप की बात करें, लीविंग ग्रुप दोनों रिएक्शन को अफेक्ट करता है। जो हमारा यहाँ पे लीविंग ग्रुप है ना, ये दोनों E1 E2 को अफेक्ट करेगा। अब जो बेटर लीविंग ग्रुप है, जैसे आयोडाइड है या ब्रोमाइड है, उससे फैसिलिटेट हो जाएगा हमारा E1 और E2 का मैकेनिज्म बहुत इजीली, क्योंकि वहां पे क्या होगा, स्टेबलाइजिंग होगा, नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा, या नेगेटिव चार्ज आएगा किसके, उसके डिपार्चर के टाइम पे। जब ये लीविंग ग्रुप जाएगा ना, तो क्या होगा, स्टेबलाइजिंग होगा द नेगेटिव चार्ज अपॉन डिपार्चर। न्यूक्लियोफाइल बेस स्ट्रेंथ, इसमें हमारा एक वीक बेस या न्यूक्लियोफाइल है, जहाँ पे आप देखोगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ना हमारा कार्बोकेशन का फॉर्मेशन, वहाँ से आपको इसके बेस स्ट्रेंथ का पता चलेगा कि E1 में हमारा E1 रिएक्शन में वीक बेस होता है और E2 में हमें स्ट्रॉन्ग बेस की ज़रूरत होती है। यहाँ वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्वेंट में हमारा जो E1 है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को फेवर करता है, बट अगर E2 की बात करें तो ये वर्क जो करता है सबसे अच्छे से वो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के साथ ही वर्क करता है। टेम्परेचर में E2 रिएक्शन में हमें हाई टेम्परेचर फेवर करेगा, क्योंकि यहाँ पे हायर एक्टिवेशन एनर्जी है जो कंसिस्टेंट रहती है एंडोथर्मिक रिएक्शन के साथ, अगर जो ज़रूरी है बॉन्ड ब्रेकिंग और साइमल्टेनियस एलिमिनेशन के लिए। तो वो हम इन सब फैक्टर्स की वजह से कह सकते हैं कि ये E1 और E2 रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे ही करेंगे। ओजोनोलाइसिस है, ओजोनोलाइसिस हमारा एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जहां पे क्लीव होता है हमारा डबल बॉन्ड। एल्कीन्स में या एल्काइन से क्लीव हो जाएगा डबल बॉन्ड, कैसे, जब वो ओजोन से रिएक्ट करता है। ओजोन से रिएक्ट करने के बाद वहां पे आपको स्मॉलर छोटे छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे कि फॉर्मेशन किसका हो रहा है, स्मॉलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स आप समझो, एक ओजोनोलाइसिस एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जहां पे क्लीव हो जाएंगे डबल बॉन्ड, किसमें, एल्कीन्स और एल्काइंस में। जब वो रिएक्ट करेंगे ओजोन से, रिएक्ट करने के बाद जो आउटपुट आएगा वहां पे फॉर्मेशन होगा स्मॉलर ऑर्गेनिक कंपाउंड का। करेक्ट, समझ गए। ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन कहीं ना कहीं ओजोन से कुछ रिएक्ट करने वाला है, ठीक है, जिसमें हमारे एल्कीन्स एल्काइंस है, और वहां से जो उनका डबल बॉन्ड है वो क्लीव हो जाएगा और स्मॉलर ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत ही वैल्यूएबल टेक्निक आपको देखने को मिलेगी जो हमारा ऑर्गेनिक सिंथेसिस है या कोई भी स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन करना है आपको, तो वहां पे ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स करना है आपको। कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, मान के चलो आपका कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, आपको उसको स्मॉलर या सिंपल वन में ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। सिंपल वन में कैसे ब्रेक डाउन करोगे, ओजोनोलाइसिस करके। वहां पे जो कॉम्प्लेक्स है ना, कुछ उसमें ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी है जिसकी वजह से हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे सिंपल वन में, जिससे कि जैसे आपका आइडेंटिफिकेशन हो पाएगा किसी भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का। मैकेनिज्म, अब देखो ये प्रोसेस तो हो गया, अब ये प्रोसेस होता किस तरीके से है हमें वो चीज़ भी पता होना चाहिए। जैसे आपका ओजोन एडिशन है, फर्स्ट स्टेप में आप ओजोन को ऐड करोगे डबल बॉन्ड ऑफ द एल्कीन में,
ठीक है, वहां ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म होना चाहिए, या हमारा कोई अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा जिसको हम क्या बोल सकते हैं, मोलोजोनाइड। ठीक है, मोलोजोनाइड कह लो आप उसको, ओजोन एडिशन बोलो। ओजोन को हम ऐड कर रहे हैं एल्कीन में, जो डबल बॉन्ड है हमारा एल्कीन का, वहां ऐड करेंगे तो एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा जिसको हम मोलोजोनाइड बोलेंगे। अब पाई इलेक्ट्रॉन जो डबल बॉन्ड है हमारा अटैक करेगा ओजोन के मॉलिक्यूल पे। ये वही है कि भाई वो तो एडिशन का काम कर रहा है कि भाई जुड़ जाते हैं, बट हमारा जो कंपाउंड है, या ऐसे सोचो एल्कीन है, उसका जो पाई इलेक्ट्रॉन जो डबल बॉन्ड का था ना हमारा पाई इलेक्ट्रॉन, वो ओजोन मॉलिक्यूल पर उल्टा अटैक करना पड़ेगा या करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से रिएक्शन में इनिशिएट होगा। ठीक है, एक्शन में जो रिएक्शन है उसका एक्शन तब देखने को मिलेगा जब आपका जो डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है या पाई इलेक्ट्रॉन है, जब रिएक्ट करना या अटैक करना नहीं शुरू कर देता, तब तक कुछ नहीं होगा। आप आके जुड़ जाओ, बैठ जाओ, कुछ हो जाए, नहीं, जब तक कि वो खुद इनिशिएट नहीं करेगा। अब मोलोजोनाइड रीअरेंजमेंट होना है, जैसे आपका ये तो अनस्टेबल हो गया मोलोजोनाइड, अब अनस्टेबल को रीअरेंजमेंट के बेसिस पर हम उसको स्टेबल करेंगे, और स्टेबल करने को हम बोलेंगे ओजोनाइड। ठीक है, हम अनस्टेबल को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ रीअरेंजमेंट के बेसिस पर, कि जिससे वो स्टेबल बन पाए, और उसको हम कहेंगे ओजोनाइड। ओजोनाइड अगर आप देखोगे इस जैसे रीअरेंजमेंट होने वाला है, इस रीअरेंजमेंट में आपको ओजोन मॉलिक्यूल का क्लीवेज लाइक उसमें इन्वॉल्व होगा, क्लीव होगा। अब जब ये डीअटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा एक तरीके से, तो एक नया रिफॉर्मेशन होगा बॉन्ड का इंटरमीडिएट के साथ। या इंटरमीडिएट जो बीच के बन रहे थे ना, ये कि भाई बीच के दोनों साइड अच्छे बनने की कोशिश कर रहे थे, तो रीअरेंजमेंट के टाइम पे ही ओजोन मॉलिक्यूल ऐसा कुछ करेगा कि वो जाके रीफॉर्म हो जाएगा बॉन्ड इंटरमीडिएट के अंदर। ठीक है, ओजोन ऐड हुआ, मोलोजोनाइड का रीअरेंजमेंट करके हमने अनस्टेबल से अनस्टेबल किया। ओजोनाइड जो क्लीवेज था उसे हमने जब क्लीव्ड किया उसको रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में, जैसे जिंक एसिटिक एसिड कुछ भी हो गया, डीएमएस हो गया, तो क्या होगा, इससे कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। कार्बोनाइल कंपाउंड डिपेंड करता है एल्कीन पे, ये किस चॉइस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट को हमने यूज किया है। आपका जैसे आप ये सोचो कि ओजोनोलाइसिस में ओजोन को ऐड किया, मोलोजोनाइड को रीअरेंजमेंट के ओजोनाइड कराया, स्टेबल हो गया इंटरमीडिएट के साथ, फिर इसका एक फॉर्मेशन हुआ, ओजोनाइड क्लीवेज में हमने रिड्यूसिंग एजेंट को यूज किया। रिड्यूसिंग एजेंट के साथ जो मेन प्रोडक्ट एट द एंड फॉर्म होगा वो कार्बोनिल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन है। और इसका कैसे, ये डिपेंड करता है एक तो हमारी एल्कीन किस टाइप का एल्कीन है, इथीन है या प्रोपीन है, ब्यूटीन है, वो देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ आप किस चॉइस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करते हो। अब एग्जाम्पल देखते हैं ओजोनोलाइसिस का। जैसे आपका ओजोनोलाइसिस में साइक्लोहेक्सीन है, ये सिंपल साइक्लो एल्कीन मान लो। अब जैसे ओजोन को ऐड करोगे तो आपका मोलोजोनाइड इंटरमीडिएट फॉर्म का बनेगा, जो हमारा क्या है, अनस्टेबल है। अब इसको स्टेबल करने के बाद आप इसको रीअरेंजमेंट करोगे। ठीक है, रीअरेंजमेंट के बाद जब ये रिएक्ट करेगा, इसको हम ओजोनॉइड को ट्रीट कराएंगे रिड्यूसिंग एजेंट से, तो क्या होगा, हमारा क्या फॉर्म होगा, साइक्लोहेक्सानोन, कीटोन एंड वाटर। यहाँ पे साइक्लोहेक्सानोन एक कीटोन बनेगा, साथ ही साथ वाटर फॉर्म होगा। थोड़ा बोरिंग लग रहा है क्या आप लोगों को? देखो बोरिंग कुछ नहीं है, आप इसको ना, जैसे आपकी यूनिट 2 है, इसको पार्ट्स में डिवाइड कर करके पढ़ना। पहले क्या पढ़ना, आप sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेना पूरा, एल्केन्स, एल्कीन, हैलोजनेशन और ये सब चीज़ें स्टॉप करो बीच में, 5-10 मिनट घूम के आओ। फिर E1 E2 रिएक्शन पढ़ना, काइनेटिक्स पढ़ना, बहुत इजी है। ये नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है, इससे आप इजीली पढ़ पाओगे और इजीली स्कोर कर पाओगे। ठीक है, अब ये स्कोर हो जाएगा, आपने E1 E2 रिएक्शन पढ़ा, देन आप मूव करना ओजोनोलाइसिस पे, जो ये हम पढ़ रहे हैं इस पे मूव करना, देन 1 बाय 1 आप स्टेबिलिटी पे मूव करना, जो कंजुगेटेड डाइन्स की पढ़नी है हमें। ठीक है, तो ईजी हो जाएगा, केमिस्ट्री इतना भारी नहीं लगेगी, बट कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन रखनी है, आपको रोज पढ़ना है। हर वीडियो आप उठा के देखो, हर नोट्स को हर दिन उठाओ, हर सब्जेक्ट को उठा के
करके देखो, देन ओनली आप स्कोर कर पाओगे, आराम से मार्क्स आ जाएंगे, आप आराम से इजीली 80% प्लस स्कोर कर सकते हो अगर आपकी कंसिस्टेंसी 100% है। कंसिस्टेंसी ऐसी नहीं होती कि आज हम पढ़ के आए 100% बिल्कुल, देन हम नेक्स्ट डे उसका रिजल्ट, उसी दिन हमें उसका रिजल्ट मिल गया, नहीं ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट डे फिर मेहनत करोगे, फिर रिजल्ट नहीं मिलेगा, फिर मेहनत करोगे, फिर मेहनत करो, जब आप सेमेस्टर एंड तक पहुंचोगे, आपका सेमेस्टर एंड आ जाएगा, देन आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। बट हाँ, मैं तो भूल गई, अब रिजल्ट जो हम बात कर रहे थे ना, डेली पढ़ने का रिजल्ट आपको आपके सेशनल्स में देखने को मिलेगा। जो आपके यूटीज हैं या सीटीज हैं, जो आप पढ़ते हो ना सेशनल्स क्लास टेस्ट टाइप के, जो हर मंथ आते हैं सेमेस्टर वाइज, तो उसमें आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप इतना अच्छा स्कोर कर पाओगे इन्हीं नोट्स को पढ़ के, इन्हीं नोट्स से आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। पास तो छोड़ो, पास तो हो ही जाओगे, मेरे गारंटी है 100%। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा है 110% मैं कह सकती हूँ आप पास हो जाओगे, ठीक है, उसमें कुछ नहीं करना। तो केमिस्ट्री इजी है, लगेगा टफ है, छोड़ के मत भागना, ठीक है। अभी तो स्टार्टिंग है बी फार्म का, लोग छोड़ के भाग जाते हैं, जरा सा बैक लग गई फर्स्ट सेमेस्टर में तो छोड़ के भाग जाएंगे, नहीं, छोड़ के नहीं भागना है, कोशिश करते रहो, पास हो जाओगे और अच्छे मार्क्स ला पाओगे, बस इतना सा रटोगे हो जाओगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, इतनी हार्ड नहीं होती अगर हम डेली कंसिस्टेंट रहें अपने वर्क से। मत बताओ किसी को क्या पढ़ रहे हो, रोज पढ़ो, अगर कोई पढ़ रहा है, किसी को पढ़ना है तो रोज पढ़ना है, ऐसा नहीं पढ़ना वीक में वंस अ वीक पढ़ लो, आप रोज पढ़ो, जिससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, आपको इजीली अंडरस्टूड हो कि क्या पढ़ रहे हैं हम एटलीस्ट, ठीक है। चलो ये तो ज्ञान हो गया, ज्ञान के बाद ओजोनोलाइसिस का हमने रिएक्शन एग्जाम्पल पढ़ लिया। केमिकल रिएक्शन में ये हमारा साइक्लोहेक्सीन है जो ओजोन के साथ आएगा, ओजोनाइड इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा, जिसकी वजह से देन क्या बनेगा, हमारा साइक्लोहेक्सोन एक कीटोन है जो साथ ही साथ वाटर है, किसकी प्रेजेंस में हमें एक रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा। अब जैसे आपका ओजोनोलाइसिस है, इस एग्जाम्पल में साइक्लोहेक्सीन है, एक एल्कीन है जो ऑक्सीडाइज होके साइक्लोहेक्सिनॉन बना, जो हमारा एक कीटोन है। इस प्रोडक्ट को बनाने में वो कैसे डिपेंड करेगा, एक तो पहले ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो हमारा एल्कीन का था और उसका एक रिएक्शन कंडीशन है, रिएक्शन कंडीशन हो रही है जिसमें हमारे एल्कीन की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है कार्बोनिल कंपाउंड्स में, जैसे हमारा एल्डिहाइड है, कीटोन है, सबका हो रहा है, जिससे कि क्या होता है, की है। अगर हमें कोई भी केमिकल रिएक्शन करना है, उसके अगर आपको सीढ़ी लगानी है या आपको एक लेडर चाहिए तो 1 बाय 1 ऐसे ही तो मूव करोगे, ऐसा थोड़ी है यहाँ से डायरेक्ट चढ़, नहीं, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं केमिकल रिएक्शन के लिए, करेक्ट।